विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन व जोरदार स्वागत करता हूं। चौहान सर की तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय, अध्याय नंबर 4, कक्षा 11 के अध्याय नंबर 4 पर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने इस पाठ के अंदर क्या की थी, समाजशास्त्र के अंदर 3 क्रांतियों का महत्वपूर्ण योगदान एवं कार्ल मार्क्स समाजशास्त्री है उसके विषय पर क्या की, चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे एमिल दुर्खाइम और मैक्स वेबर पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एमिल दुर्खाइम, अब एमिल दुर्खाइम है, इसको समाज शास्त्र के अंदर क्या है, इसका अहम योगदान रहा है। दुर्खाइम की दृष्टि में समाज शास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्यों का अध्ययन दूसरे विज्ञानों की तुलना से भिन्न था। तो एमिल दुर्खाइम में उसने सामाजिक तथ्य कि कहीं पर चर्चा आ जाए तो वो किसकी देन है, एमिल दुर्खाइम की देन, या फिर सामूहिक प्रतिनिधित्व, सामूहिक प्रतिनिधित्व की चर्चा आ जाए तो किसकी देन है, एमिल दुर्खाइम की देन है। और एक इसका था आत्महत्या का सिद्धांत, किसका था, आत्महत्या का सिद्धांत, ये भी किसकी देन है, एमिल दुर्खाइम की देन है। धर्म का समाज शास्त्र, धर्म का समाज शास्त्र, ये भी किसकी देन है, एमिल दुर्खाइम की क्या है, देन है। तो सामाजिक तथ्य है, सामूहिक प्रतिनिधित्व है, आत्महत्या का क्या है, सिद्धांत है, धर्म का समाजशास्त्र है, ये सब किसकी देन है, एमिल दुर्खाइम की क्या है, देन है। दुर्खाइम के लिए समाज एक सामाजिक तथ्य, दुर्खाइम के लिए समाज कैसा है, एक सामाजिक क्या है, तथ्य है जिसका अस्तित्व नैतिक समुदाय में व्यक्ति के ऊपर था। तो इसने क्या की थी, नैतिक या सदाचारी समुदाय, सदाचारी समुदाय पर भी क्या की, इसने चर्चा की। नैतिक या सदाचारी समुदाय, ये भी किसकी देन है, एमिल दुर्खाइम की क्या है, देन है। वे बंधन जो मनुष्य को समूह के रूप में आपस में बांधती, अब समूह के रूप में आपस में बांधते तो उसको क्या कहेंगे, सामूहिक प्रतिनिधित्व का नाम दिया जाता है। उसके बाद में है समाज का वर्गीकरण। एमिल दुर्खाइम ने समाज को 2 भागों में क्या किया, विभाजित किया। पहला यांत्रिक एकता और दूसरा क्या है, सावयवी एकता। एक तो क्या है, यांत्रिक एकता, दूसरा क्या है, सावयवी एकता। इन दोनों में क्या करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे। अब यांत्रिक एकता है वो आदिम समाज में पाई जाती है, आदिम का अर्थ हो गया जी प्राचीन समाज में पाई जाती है। सावयवी एकता है वो किस में पाई जाती है, आधुनिक समाज में पाई जाती है। सावयवी एकता कहां पर पाई जाती है, आधुनिक समाज में पाई जाती है। यांत्रिक एकता यह कम जनसंख्या वाले समाज में पाई जाती है। जहां पर क्या होगी, कम जनसंख्या होगी, वहां पर कौन सी एकता पाई जाती है, यांत्रिक एकता पाई जाती है। और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र पर कौन सी एकता पाई जाती है, सावयवी एकता पाई जाती है। इसका आधार व्यक्तिगत होता है, इसका आधार किसका, यांत्रिक एकता का आधार कैसा होता है, व्यक्तिगत होता है। और इसका क्या होता है, सामाजिक संबंध अधिकतर अवैयक्तिक होते हैं। क्या होते हैं, अवैयक्तिक होते हैं, अवैयक्तिक होते हैं। सामाजिक संबंध है वो अधिकतर क्या होते हैं, अवैयक्तिक होते हैं। यह विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबित समूह है। ये कैसा है, स्वावलंबित समूह है। यांत्रिक एकता वाला समाज है वो कैसा है, स्वावलंबित समूह है। यह स्वावलंबी न होकर अपने उत्तरजीवी की दूसरी इकाई अथवा समूह पर क्या होता है, आश्रित होता है, दूसरों पर आश्रित या निर्भर।
यांत्रिक एकता वाला समाज है वो स्वावलंबी होता है, सावी एकता वाला समाज है वो स्वावलंबी नहीं होकर दूसरों पर क्या होता है, निर्भर होता है। यांत्रिक एकता व्यक्ति तथा समाज के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति तथा समाज के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है, और इसमें प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। किस किस के बीच में, व्यक्ति और समाज के बीच में। यांत्रिक एकता समानताओं पर आधारित है, किस पर आधारित है जी, समानताओं। यांत्रिक एकता किस पर आधारित है, समानताओं पर आधारित है। उसके बाद में सावी एकता का अधिकार कैसे है, श्रम विभाजन है, मतलब काम का बंटवारा है। क्या है, काम का बंटवारा है। यांत्रिक एकता को हम दमनकारी कानून में देख सकते हैं, किस में देख सकते हैं, दमनकारी कानूनों में देख सकते हैं। कौन से कानूनों में देख सकते हैं, दमनकारी कानूनों में देख सकते हैं। सावी एकता वाले समाजों में प्रतिकारी तथा सहकारी कानूनों की प्रमुखता दिखाई देती है। इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिकारी कानून या सहकारी कानूनों में ये क्या की दिखाई देती है, एकता है वो दिखाई देती है। यांत्रिक एकता की शक्ति सामूहिक चेतना की शक्ति में होती है, और सावी एकता की शक्ति या उत्पत्ति कार्यता भिन्नता पर क्या होती है, आधारित होती है। तो ये क्या थी हमारी एमिल दुर्खाइम द्वारा यांत्रिक एकता और सावी एकता में क्या था अंतर है वो हमने देखा। इससे स्पष्ट है यांत्रिक एकता आदिम समाज में, सावी एकता है वो आधुनिक समाज में पाई जाती है। यांत्रिक एकता है वो कम जनसंख्या वाले समाज में देखने को मिलती है, इसके अलावा सावी एकता है वो अधिक जनसंख्या वाले समाज में देखने को क्या होती है, मिलती। उसके बाद में चर्चा करेंगे हम दमनकारी कानून। दमनकारी कानून तथा सती पूरक कानून में अंतर स्पष्ट करेंगे जी। सती पूरक कानून में क्या करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे। किस किस में, दमनकारी कानून और सती पूरक कानून में क्या करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे। दमनकारी समाज में कानून द्वारा गलत कार्य करने वालों को सजा दी जाती है, जो एक प्रकार से उसके कृत्यों के लिए सामूहिक प्रतिशोध होता है। अब दमनकारी कानून है, इसमें क्या किया जाता है, कोई भी समाज में व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको क्या दी जाती है, समाज द्वारा सजा दी जाती है। क्या दी जाती है, सजा दी जाती है। सती पूर्वक कानून, आधुनिक समाज में कानून का मुख्य उद्देश्य आपराधिक कृत्यों में सुधार लाना। आपराधिक कृत्यों में सुधार लाना है जी, आपराधिक कृत्यों में सुधार लाना या उसे क्या करना है, ठीक करना है। आदिम समाज में व्यक्ति पूर्ण रूप से सामूहिकता में क्या होता है, लिप्त होता है। सामूहिकता में लिप्त, सामूहिकता में लिप्त मतलब शामिल आदिम समाज के अंदर। तो ये तो मतलब जो क्या है, दमनकारी कानून है वो आदिम समाज, वही बात है। यांत्रिक एकता और सावी एकता वाली सती पूरक कानून है वो क्या हो जाएगा, आधुनिक समाज। क्या हो जाएगा, आधुनिक समाज मतलब सावी एकता में। तो आदिम समाज है वो सामूहिकता में क्या होता है, लिप्त होता है, और आधुनिक समाज में व्यक्ति को स्वायत्त शासन की कुछ छूट है। इसमें क्या है, स्वायत्त शासन की छूट है, कुछ स्वायत्त शासन की छूट। आदिम समाज में व्यक्ति तथा समाज मूल्यों व आचरण की मान्यताओं को संजोए रखने के लिए आपस में जुड़ी होती है। आधुनिक समाज में समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे के करीब आकर क्या कर लेते हैं, संगठन है वो बना लेते हैं। क्या करते हैं, संगठन है वो बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया था, मतलब दमनकारी कानून और सतीपूरक कानून में क्या किया, अंतर स्पष्ट किया। ये तो था हमारा एमिल दुर्खाइम, जिसका सामाजिक तथ्य है, सामूहिक प्रतिनिधित्व है, आत्महत्या का सिद्धांत है, धर्म का समाजशास्त्र है, यांत्रिक एकता व साव्ययी एकता है, दमनकारी कानून तथा सती पूरक क्या है, कानून है। अब हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर है, मैक्स वेबर पर। भी मैक्स वेबर है वो भी क्या है, एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री था, जिसका समाजशास्त्र विषय के अंदर क्या है, अहम योगदान हमें देखने को मिलता है। मैक्स वेबर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विशेष तथा जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठता की शुरुआत की, जिसे सामाजिक विज्ञान को अपनाया था।
समानुभूति समझ के लिए यह आवश्यक है कि समाजशास्त्री बिना स्वयं को निजी मान्यताओं तथा प्रक्रिया प्रभावित हुए पूर्ण रूपेण विषयगत अर्थों तथा सामाजिकताओं की अभिप्रेरणाओं को ईमानदारी पूर्वक विषयगत अर्थों तथा सामाजिकताओं को की अभिप्रेरणाओं को ईमानदारी पूर्वक क्या करें, अभिलिखित करें। तो मैक्स वेबर क्या है आदर्श प्रारूप था। क्या था? आदर्श प्रारूप। नौकरशाही, इसके अलावा कर्मचारी तंत्र, कर्मचारी तंत्र है, नौकरशाही है, आदर्श प्रारूप है। अब आदर्श प्रारूप मॉडल की ही तरह एक मानसिक रचना है जिसका उपयोग संपूर्ण घटना या समस्त व्यवहार या क्रिया की वास्तविकता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो आदर्श प्रारूप के अंदर मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार? 3 प्रकार है। पहला क्या है? पारंपरिक सत्ता, जो हमारे क्या है, रीति रिवाज है। परंपराओं पर क्या है, निर्भर है, उसे क्या कहते हैं जी? पारंपरिक सत्ता कहते हैं। करिश्माई सत्ता, ये किसकी देन है? ईश्वरीय देन है। किसकी देन है? ईश्वरीय देन है। वैधानिक सत्ता, जो मतलब कानूनी है, नियम है, सिद्धांत है, उस पर निर्भर है, उसे क्या कहते हैं? वैधानिक सत्ता कहा जाता है। उसके बाद में हम चर्चा किस पर करेंगे? नौकरशाही पर भी। मैक्स वेबर की क्या है? नौकरशाही। नौकरशाही संगठन का वह साधन है जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग क्या करता है? स्थापित करता है। क्या करता है? घरेलू दुनिया को क्या कर रहा है? अलग है, वो स्थापित कर रहा है, सार्वजनिक दुनिया से अलग स्थापित कर रहा है। नौकरशाही संगठन का वह साधन है जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर क्या होता है? आधारित होता है। उसके बाद में क्या करेंगे? नौकरशाही सत्ता की विशेषता। नौकरशाही सत्ता की विशेषताएं, 20 की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं हैं। अधिकारों के प्रकार्य, पहला क्या है? अधिकारों के प्रकार्य। क्या है? पहला अधिकारों के प्रकार्य, मतलब जो भी अधिकारी है उनके क्या क्या कार्य होते हैं। अधिकारियों के में कार्य विभाजन प्रशासनीय नियमों के अनुसार किया जाता है। अब अधिकारियों में क्या है? जो कार्य विभाजन है, क्या है? कार्य विभाजन मतलब काम का बंटवारा किसके अनुसार किया जाता है? प्रशासनीय नियमों के अनुसार किया जाता है। प्रशासनीय नियमों के अनुसार कामों का क्या किया जाता है? बंटवारा है वो किया जाता है। उनका चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होता है जी। किस पर होता है? लिखित परीक्षा के आधार पर होता है। तो ये तो क्या था? पहली विशेषता है अधिकारों के प्रकार। ये दूसरा क्या है? पदों का सोपानीकरण। पदों का सोपानीकरण मतलब क्रम व्यवस्था कैसी रहेगी? उच्च अधिकारियों के अधीन निम्न पदाधिकारियों को काम करने की एक संस्थानात्मक व्यवस्था होती है। उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को आदेश देते हैं, निम्न अधिकारी उसका क्या करते हैं? पालन करते हैं। जैसे उच्च अधिकारी मतलब स्कूल के अंदर HOS है, वो क्या करता है? मतलब अध्यापकों को निर्देश देता है, अध्यापकों को निर्देश देता है। अध्यापक है वो उच्च अधिकारी के द्वारा जो आदेश दिया गया उसकी क्या करते हैं? पालना करते हैं। क्या करते हैं? पालना करते हैं। तो ये पदों का क्या है? सोपानिक क्रम है। भी प्रमुख क्या है? जो स्कूल है, विद्यालय है, उसका प्रमुख कौन होता है? हेड ऑफ स्कूल मतलब प्रिंसिपल है, वो क्या होता है? HOS है, वो क्या होता है? प्रमुख होते हैं। HOS है वो क्या करता है? अपने जो क्या है विषय अध्यापक हैं उनको क्या कर देता है? अपने से जो निम्न अधिकारी उनको आदेश देता है, और निम्न अधिकारी उच्च अधिकारी द्वारा जो आदेश दिया गया है उसकी सहर्ष क्या करते हैं? पालना करते हैं। मतलब खुशी खुशी पूर्वक अपने कर्तव्य को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं, ड्यूटी को निभा रहे हैं। उसके बाद में नंबर 3 लिखित दस्तावेज। लिखित दस्तावेज
तीसरा क्या है, लिखित दस्तावेज। कार्यालय के सारे कार्य को लिखित रूप में किया जाता है ताकि विश्वसनीयता बनी रहे। इस कारण फाइलों को क्या किया जाता है, संभाल कर रखा जाता है। नंबर 4, कार्यालय का प्रबंधन, मतलब कार्यालय की जो क्या है मैनेजमेंट है उसको क्या बोलते हैं, प्रबंधन कहा जाता है। कार्यालय का प्रबंधन साधारण नियमों के अनुसार होता है। दफ्तर का कार्य अब एक पेशा बन गया, पेशा मतलब व्यापार या धंधा बन गया है। अतः प्रबंधन अधिकारी कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने की क्या करती हैं, व्यवस्था करती हैं। कार्यालय का आचरण मतलब उसका व्यवहार कैसा करते हैं, कर्मचारी आपस के अंदर अच्छा व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं, सदव्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं, या आपस में गाली गलौज करते हैं, ये क्या हो जाएगा, कार्यालय का आचरण। प्रत्येक कार्यालय के कुछ नियम होते हैं जिसका सबको क्या करना पड़ता है, पालना करनी पड़ती है। सबको क्या करनी पड़ती है, पालना करनी पड़ती है। तो ये हमने क्या किया था, नौकरशाही सत्ता की क्या है विशेषताएं, अधिकारियों के प्रकार। भी अधिकारी वो क्या करते हैं, कार्य का विभाजन करते हैं। लिखित आधार पर क्या ली जाती है, परीक्षा ली जाती है। पदों का सोपानी क्रम, मतलब जो उच्च अधिकारी है वो निम्न अधिकारी को आदेश देते हैं और निम्न अधिकारी उस आदेश की सहर्ष क्या करते हैं, पालना करते हैं। लिखित दस्तावेज है, फाइलों को संभाल कर रखा जाता है। कार्यालय का प्रबंधन मतलब जो भी ऑफिस की मैनेजमेंट है वो क्या करती है, सुचारू रूप से चलाने की पूर्ण रूप से व्यवस्था करती है। उसके बाद में कार्यालय का आचरण भी, ऑफिस के अंदर जो जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका आपस के अंदर किस तरीके का व्यवहार है, भी वो आपस में सद व्यवहार अच्छा आचरण कर रहे हैं, एक दूसरे के मतलब जो काम है उनको अच्छे तरीके से बखूबी से क्या करें, निभाने का प्रयास करें, तो वो क्या हो जाएगा, कार्यालय का आचरण हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय नंबर 4 समाज शास्त्र के अध्याय नंबर 4 पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय पर विस्तार पूर्वक क्या की, चर्चा की। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जितने ज्यादा मतलब लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मेरा मनोबल है वो उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगली वीडियो है वो दुगने उत्साह और उमंग के साथ लेकर मैं आपके सामने क्या हो रहा हूँ, प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकों, प्रिय दर्शकों, चौहान सर की तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार।